हेलो एवरीवन, ये पीटी 365 2024 के लिए सरकारी योजनाएं हैं। तो इसमें नंबर 6 है रक्षा मंत्रालय। इसकी जो शुरू की गई योजना है वो क्या है? नंबर फर्स्ट है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अदिति योजना। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। अब इस योजना का उद्देश्य ये है कि जहां देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं, वहां लगभग 30 डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। 30 डीप टेक यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये प्रौद्योगिकी के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और रिमोट सेंसिंग हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें लगभग कितनी है यहाँ पर 30 डीप टेक आधारित प्रौद्योगिकियां हैं, जिसमें यहाँ पर इनको आगे बढ़ाया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। और ये अभी भी हमारे देश के पास में क्षमताएं नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इनको वरीयता दी जाएगी। लगभग कितनी है यहाँ पर 30 डीप टेक है। अब इसके घटक क्या है? जो अदिति योजना है, इसके जो विजेताएं होंगे और पार्टनर इंक्यूबेटर्स होंगे, जो भी इसमें जैसे रोबोटिक्स है, इसमें बनाने वाले जो पार्टनर्स होंगे, इनको क्या दिया जाएगा? अनुदान भी सहायता दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, और भी ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो 30 हैं। उसमें बनाने के लिए जो पार्टनर्स इंक्यूबेटर्स होंगे और जो विजेताएं होंगे, उनको भी अनुदान सहायता मिलेगी। और इसमें जो शामिल प्रौद्योगिकियां हैं वो क्या क्या होंगी? अभी हमारे देश के पास में ये क्षमताएं नहीं है, तो ऐसी क्षमताएं जो हमारे भारत देश के पास में नहीं है, उन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पर यही बोला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमताएं आवश्यक हैं, लेकिन भारत में अभी भी है नहीं, उनके उत्पादन के लिए पहले से ही विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं है, उनको वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर 30 डीप टेक आधारित प्रौद्योगिकियां हैं जिनका विकास के लिए बोला गया है। और इस योजना की अवधि जो होगी वो क्या है? 2023-24 से 25-26 होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके अन्य उद्देश्य क्या है। रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी है, जो इनोवेशन और सेंसिटिविटी है। तो यहाँ पर बोला है रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं, उनका विकास तीव्र तरीके से किया जाएगा, जिससे उसको सुविधाजनक बनाया जा सके, जो भी प्रौद्योगिकियां हैं, क्योंकि अभी वो क्षमताएं हासिल नहीं है हमारे देश के पास, उनको तीव्र विकास किया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करना। और यहाँ पर इन प्रौद्योगिकियों का जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये वाली टेक्नोलॉजीज तो 30 डीप टेक आधारित टेक्नोलॉजीज हैं, इनको स्वदेशीकरण किया जाएगा। विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भरता को कम करना, और विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए, इसलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है और स्वदेशीकरण हो सके। अदिति योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सर्पिल या कुंडित विकास द्वारा बढ़ावा देना। इसको यहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकियों का मतलब, यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें उन्नत प्रकार की टेक्नोलॉजीज होगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आईडेक्स योजना के तहत विकसित उत्पादों या प्रौद्योगिकियों के सर्पिल विकास द्वारा बढ़ावा देना, अनुकूलित करना। इसमें जो दिया जाएगा, सर्पिल विकास द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी वॉच टूल बनाना, जो टेक्नोलॉजी वॉच टूल होंगे वो भी बनाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी वॉच टूल का मतलब हो गया, जो टेक्नोलॉजी वॉच मतलब कि देखना, टूल मतलब उपकरण, जो भी ऐसे टूल्स जो देखभाल कर सके यहाँ पर बनाए जाएंगे, जैसे कि रोबोट हो गए। और प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब अदिति चैलेंज क्या है? इसमें अधिकतम 2 विजेताओं के लिए समर्थन का भी प्रावधान किया गया है। 2 विजेताओं के लिए एक समय में केवल एक
ही अदिति चैलेंज को पुरस्कृत किया जा सकता है। 2 विजेताओं के लिए समर्थन प्रावधान किया गया है, 2 के लिए, और एक समय में केवल एक ही अदिति चैलेंज को पुरस्कृत किया जाएगा। अब अदिति योजना में अदिति की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए आईडेक्स प्राइम चैलेंज को शामिल किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या शामिल किए जाएंगे, जैसे कि एमएसएमईज हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इसमें शामिल किए जाएंगे और उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बोला है पार्टनर इंक्यूबेटर्स। योजना की अवधि के दौरान विशेषज्ञता वाले 10 पार्टनर इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क भी इसमें विकसित किया जाएगा। कितने? 10 पार्टनर इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क इसमें विकसित किया जाएगा। ये पार्टनर इंक्यूबेटर्स विशेष सहायता और व्यावसायिक सलाह प्रदान करेंगे। इसमें विशेष सहायता जो हेल्प होगी वो, और सलाह भी ये प्रदान करेंगे। और इसमें 10 पार्टनर इंक्यूबेटर्स। अब वित्तीय सहायता है इसमें, वित्तीय सहायता इसमें कहाँ से आएगी? जो 30 डीप टेक प्रौद्योगिकियां इनको विकसित किया जा रहा है इसमें अदिति योजना में, तो इसमें वित्तीय सहायता कहाँ से मिलेगी? अब जो प्रति विजेता होगा 25 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट के 50% तक अनुदान किया जाएगा। पार्टनर इंक्यूबेटर्स को सहायता अनुदान 6 प्रमुख उपलब्धियां चरणों को शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक चरण के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा 6 प्रमुख चरण है, जिसमें से प्रत्येक को 1,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। जो उच्चतम सीमा है, यहाँ पर उच्चतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। ऐसा अनुमान है कि यह भुगतान पार्टनर इंक्यूबेटर्स को उनके संबंधित चैलेंज के विजेता की प्रत्येक चरण की सुविधा पूर्णता के आधार पर प्रदान किया जाएगा। सुविधा और पूर्णता के आधार पर जो 1.5 लाख रुपए किए जाएंगे प्रदान, वो सुविधा और पूर्णता के आधार पर किए जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे। इसमें बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी अवधि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके उद्देश्य इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और जो इसकी विशेषताएं ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो इसमें इतना ही याद रखना है। जैसे कि अदिति जो चैलेंज है इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे। अब यहाँ पर जो DPIIT है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट, अब ये इसका क्या काम होगा? जो DPIIT के अंतर्गत मान्यता होगी स्टार्टअप्स को, वो इसके दायरे में आएगा। अदिति चैलेंज के लिए वो पात्र होगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है ऐसे स्टार्टअप्स जो उद्योग संवर्धन DPIIT परिभाषा के दायरे में आते हैं उनको भी मान्यता दी जाएगी। जो स्टार्टअप्स होंगे और इसके द्वारा मान्यता है वो इसके अंतर्गत पात्र होंगे। और जो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत कोई भी भारतीय कंपनी है जो MSME अधिनियम 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां हैं, वो भी इसके लिए पात्र होंगी। एक तो क्या हो गया, जो DPIIT के द्वारा मान्यता प्राप्त है और कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत है, और MSME 2006 के तहत MSME के रूप में जो भी परिभाषित कंपनी की गई हैं वो इसमें शामिल होंगे। अब इसमें ऐसे स्टार्टअप्स भी होंगे या MSME होंगे जो पंजीकृत अलग अलग नवोन्मेषक हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं, वो भी इसके लिए पंजीकृत होंगे। अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगे। जो अनुसंधान, जो रिसर्चर्स हैं और शैक्षणिक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी? अदिति के लिए जो तैयार फ्रेमवर्क है उसके तहत चैलेंज के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति चैलेंज ऑनर विषय वस्तु विशेषज्ञ अकादमिक उद्योग प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारक करेंगे। और यहाँ पर जो इस अदिति योजना और रक्षा उत्कृष्टता के लिए जो नवाचार है वो क्या होगा? नवाचार इनोवेशन। इसमें क्या क्या इनोवेशन होंगे? यहाँ पर इसमें ऊपर है भी इसमें स्टार्टिंग में, और यहाँ पर जो कामकाजी फ्रेमवर्क होगा वो आईडेक्स के लिए रक्षा नवाचार संगठन का कामकाजी फ्रेमवर्क होगा, DIO का। आईडेक्स DIO डिफेंस
इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC के विजेता स्टार्टअप्स व्यक्तियों को 1.5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान करता है। ये क्या करेगा? यहाँ पर 1.5 डेढ़ करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान करेगा और ये अनुदान की राशि परियोजना की लागत और स्टार्टअप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार पर दी जाएगी। जो स्टार्टअप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार पर दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए पे 1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए के लिए इसमें फंडिंग प्रदान की जाएगी। इसके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये भी है, जैसे IDEX पार्टनर इंक्यूबेटर्स के रूप में अनुदान प्राप्त करने के लिए जो पात्रता होगी वो एक तो कानूनी स्थिति होगी, जैसे कि भारत में सार्वजनिक निजी या सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। जो आवेदक इंक्यूबेटर्स होंगे वो किस रूप में? भारत में सार्वजनिक निजी या सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में, या तो पब्लिक और प्राइवेट कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। साथ ही भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त की हो या कर रहा हो। भारत सरकार से या तो अनुदान सहायता प्राप्त कर रहा हो या उसने की हो। और इसमें अनुभव भी होना चाहिए। जो इंक्यूबेटर्स होंगे, जो इसमें शामिल होंगे इंक्यूबेटर्स, उनको अनुभव भी होना चाहिए। कितने? 5 वर्षों का, कम से कम 5 वर्षों तक संचालित होना चाहिए। कम से कम 10 रक्षा संबंधी स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट या वित्त पोषित करना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट होने चाहिए। पिछले वर्षों में कम से कम 2 क्षेत्रक केंद्रित त्वरित कार्यक्रमों, जैसे यहाँ पर मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप टेक हो गया, डिफेंस हो गया, मशीन लर्निंग, साइबर आदि में इसको प्रतिबंधित किया हो। इसमें संसाधन की भी बात की हुई है, जैसे कि 5 रक्षा या एरोस्पेस क्षेत्र में लघु या मध्यम उद्योग जो SMEs है वो होने चाहिए। और कम से कम 2 निवेशक भी होने चाहिए। और इसमें नेटवर्क क्या होगा? जैसे कि उद्योग हो गया, शिक्षा जगत, सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग से होना चाहिए। जो बाह्य सहायता प्रणाली से जो तात्पर्य होगा, इसमें उद्योग, शिक्षा जगत व सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग से है। निगरानी कौन करेगा? इसमें DIO निगरानी करेगा। जो रक्षा नवाचार संगठन है ये क्या करेगा? निगरानी करेगा इसकी। इंक्यूबेटर्स के माध्यम से अनुदान के उपयोग और प्रगति की निगरानी की, इसमें कितनी प्रगति हुई है, कितना आगे ये बढ़ रहा है, तो इसकी निगरानी करेगा रक्षा नवाचार संगठन। DIO क्या है? इसमें एक कंपनी है जो 2013 कंपनी अधिनियम है उसकी धारा के तहत यह नियमित किया गया था। और इसके जो खातों को ऑडिट करेगा वो कौन करेगा? CAG करेगा। इसके खातों को, जो DIO है इसके खातों को जो ऑडिट करता है, लेखा जोखा करता है, वो CAG करेगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। DIO का गठन HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से किया है। जो DIO है ये एक क्या है? कंपनी है जो अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत है। और इसका जो गठन किया गया था HAL प्लस के BEL के द्वारा किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्लस HAL के द्वारा। यहाँ पर DIO के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अदिति योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? PT में ये जो इसकी विशेषताएं होगी, चैलेंज हो गए, चुनौतियां हो गई, तो ये मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है। और जो PT में क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बस यहाँ पर, जैसे कि नंबर फर्स्ट इसका उद्देश्य क्या है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका योजना की अवधि कितनी है, कितने वर्ष तक के लिए, इसकी निगरानी कौन करेगा और संचालन कौन करेगा। और इसमें जैसे 30 डीप टेक इंक्यूबेटर्स के बारे में भी पूछ लिया है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और DIO पे भी बन सकता है, जैसे कि DIO क्या है? क्या यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 8, यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 के प्लेस पर 1956 दे सकता है और हमें यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ ठीक है, लेकिन कंपनी अधिनियम ये 2013 की धारा के अंतर्गत है। और CAG क्या करता है? इसका ऑडिट करेगा, जो DIO है। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसका योजना का जो मूल्यांकन होगा वित्त वर्ष 2025-26 में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर अगले मंत्रालय की योजनाएं हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज MEIT। सुर्खियों में रही योजनाएं को एक साथ जोड़ता है।
अम्ब्रेला कार्यक्रम का मतलब यही होता है, जो जैसे कि यहाँ पर छाता हो गया और ये बहुत सारे ऐसे उससे बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर ये छाता हो गया, अब इसमें यहाँ पर ऐसे ये बनाव होता है, तो इसमें अलग अलग मंत्रालय होंगे और अलग अलग पहले भी होंगे। इन सबको एक जगह यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जोड़ देता है। तो यही क्या है, यहाँ पर अम्ब्रेला कार्यक्रम होता है। इसमें जो मंत्रालय और विभागों के जो अलग अलग मंत्रालय और विभागों उनको एक साथ यहाँ पर जोड़ दे रहा है इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या है, ये योजना की प्रकृति हो गई, वो किस टाइप की होगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाना। निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ कैसे उठाया जाएगा, यहाँ पर जैसे ई गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने के लिए जहां भी संभव हो PPP सार्वजनिक जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी परियोजना को लागू करने के लिए। और इसका जो कार्यान्वयन किया जाएगा वो सभी मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें समन्वय का कार्य जो करेगी वो MEIT करेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है वो करेगी समन्वय का कार्य। और इसमें जो कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, सभी मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। इसमें पूछा जा सकता है, क्या केवल इसका कार्यान्वयन MEIT क्या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी मंत्रालयों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो यहीं से इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो बन रहा है यहीं से बन रहा है। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। इसमें पहले बता दिया है कि जो डिजिटल रूप से भारत को क्या करना है, सशक्त समाज और ज्ञान आधारित बनाना है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। जो सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। जैसे डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन भी होना चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचे और सभी का समावेशन भी हो और डिजिटल सशक्तिकरण भी हो और डिजिटल रूप से एम्पावरमेंट भी बढ़े सब लोग, और डिजिटल डिवाइड को भी समाप्त करना है। जो डिजिटल डिवाइड है, जो बटा हुआ है, उसको क्या करना है, समाप्त करना है। इसमें सभी लोगों को एक साथ लेकर आना है, इसका ये उद्देश्य है। और ये भी सुनिश्चित करना है इसमें, जैसे नागरिक हैं उनको सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हों। जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको सरकारी सेवाएं कैसे हों, डिजिटल रूप में उपलब्ध होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें ये भी सुनिश्चित करना है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। इसे नागरिकों को अलग अलग सरकारी सेवाएं जैसे डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसे कब शुरू किया गया था, 2015 में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 14,903 इतने करोड़ रुपए की इसमें अनुदान के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन इस योजना को जो शुरू किया गया था वो 2015 में ही शुरू किया गया है। और इसका जो पृष्ठभूमि है, नागरिकों को इसमें डिजिटल रूप में उपलब्ध हों जो सरकारी सेवाएं हैं, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया था 2015 में। और ये कैसा है, एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, क्योंकि ये सभी मंत्रालय और विभागों को आपस में जोड़ रहा है। अब यहाँ पर इसका कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समग्र रूप से केंद्रीय मंत्रालय और विभागों एवं राज्य सरकारों की भी होगी, केवल MEIT मंत्रालय की ही नहीं होगी। अब इसके डिजिटल, इसमें कितने 9 स्तंभ है। यहाँ पर डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है। नंबर 1 है ब्रॉडबैंड हाईवे, नंबर 2 है मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, नंबर 3 है सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। एक्सेस मतलब कि वहां तक हमारी पहुंच हो, जो सार्वजनिक इंटरनेट है। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस में जो सुधार किए गए हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी की तरीके से ई गवर्नेंस में जो माध्यम किए गए हैं, वो भी इसका एक स्तंभ है। ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT सेक्टर, जो IT सेक्टर्स होते हैं नौकरी के लिए, वो भी उपलब्ध होने चाहिए। और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट, जो भी हार्वेस्ट कार्यक्रम होते हैं उसमें जल्दी से जल्दी काम किया जाए, उसके लिए भी ये डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों में से एक है। यह विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जैसे प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब कि जो इंटरनेट हो वो हाई स्पीड में उपलब्ध होना चाहिए। और जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान, जीवन से मृत्यु तक, जैसे कि कोई भी आदमी है वो जन्म हुआ और मृत्यु तक उसकी पहचान होनी चाहिए, जैसे विशिष्ट हो, आजीवन हो, ऑनलाइन और प्रमाणिक रूप से हो। डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन और बैंक खाता भी होना चाहिए। और कॉमन सर्विस, जो CSC है उस तक कॉमन सर्विस सेंटर हो, उसकी आसान पहुंच होनी चाहिए वहां तक। और
पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य प्राइवेट स्पेस भी होना चाहिए। देश में सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस भी होने चाहिए। जो साइबर स्पेस होते हैं उससे रिलेटेड भी सुरक्षित होना चाहिए देश में, और विश्वसनीय भी होनी चाहिए कि इसमें कोई भी खतरा नहीं है। उनको आसान तरीके से अपनाया जाए जो भी देश की जनता है। ये ना बोले कि इसमें खतरा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब कोई भी किसी से भी फ़ोन नंबर मांग लो, कहीं भी बैंक में जाता है और उससे कोई डिटेल मांग ले तो वो जल्दी से गांव का आदमी देने को तैयार नहीं होता है। वो सोचता है कि नहीं नहीं, मेरा तो ये खतरा है, इसमें मेरे तो जो बैंक में रुपए हैं वो भी चले जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसमें सारी की सारी सुरक्षाएं होनी चाहिए। मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्धता। मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्धता क्या क्या होंगी, जैसे कि विभागों या अधिकार क्षेत्रों में निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं होनी चाहिए। मतलब कि बिना बाधा के एकीकृत सेवाएं होनी चाहिए। जो विभाग और अधिकार, मतलब कि ये नहीं है कि अलग अलग विभागों में अलग अलग, जैसे विभाग हो गए, यहाँ पर भेज रहे हैं किसी काम के लिए, यहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकीकृत होना चाहिए कि एक जगह जाओ और बिना बाधा के काम हो जाए। ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम में सेवाएं उपलब्ध कराना, मतलब कि ऑनलाइन कराना और मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए, मोबाइल से ही हमें सूचना मिल जाए घर बैठे बैठे ही, और ऑनलाइन मिल जाए, तो रियल टाइम में जो भी सही टाइम बोला उसी टाइम में हमें मिल जाए, ऐसी सेवाएं उपलब्ध करा देना। सभी नागरिक अधिकार क्लाउड पर उपलब्ध होंगे। जो सभी नागरिक है वो क्लाउड पर उपलब्ध होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए सेवाओं को डिजिटल रूप से रूपांतरित करना। जो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बिजनेस है वो ईज मतलब कि आसान तरीके से हो, उसके सुधार के लिए सेवाओं को डिजिटल रूप से रूपांतरित करना, मतलब कि डिजिटल रूप में जो सेवाएं हैं डिजिटल रूप में दे देना, उन सहायताओं को ट्रांसफॉर्म कर देना। वित्तीय लेनदेन को डिजिटल एवं कैशलेस बना देना। जो भी वित्तीय लेनदेन है उनको डिजिटल और कैशलेस, मतलब कि डिजिटल हो, जैसे कि फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस टाइप से कैशलेस बना देना, किसी भी तरीके का कैश नहीं दिया जाए, इस तरीके से उनको बना देना। अब यहाँ पर है भू स्थानिक सूचना प्रणाली GIS का भी लाभ उठाना। जो भू स्थानिक सूचना प्रणाली है उसका भी यहाँ पर लाभ उठाया जाए। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण कैसे हो, नागरिकों का जो डिजिटल सशक्तिकरण है, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता भी, सार्वभौमिक सभी के लिए डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए। सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन होने चाहिए। सुलभ मतलब कि आसानी से जो मिल जाए। सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होने चाहिए, मतलब कि जो सभी दस्तावेज है ना वो एक ही जगह पर मिल जाए। भारतीय सेवाओं में सभी डिजिटल संसाधन या सेवाओं की उपलब्धता सभी भाषाओं में हो, ये नहीं कि इंग्लिश में ही है या फिर हिंदी में ही है, सभी भाषाओं में होने चाहिए। सहभागी शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने चाहिए। सहयोग के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी होने चाहिए, और सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर परियोजना प्रबंधन संरचना, ये क्या है, इसके निकाय और यहाँ पर अध्यक्ष भी दे दिया है। जैसे कि इसकी निगरानी समिति जो होगी वो, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, जो निगरानी समिति निकाय है उसके अध्यक्ष जो होंगे प्रधानमंत्री होंगे। और जो डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया के सलाहकार समूह संचार या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। जो डिजिटल इंडिया यहाँ पर याद रखने वाली बात है, इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो पीटी में जो फैक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और करंट में जो भी न्यूज रही है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर निकाय और अध्यक्षों के निगरानी समिति डिजिटल इंडिया के कौन है, और शीर्ष समिति जो होगी उसके कौन होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे। डिजिटल इंडिया DI पहलों को सक्षम करने वाली प्रमुख एजेंसियां, अब इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल होंगी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर CCA है, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक होगा। इसमें ये याद ही रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इसमें एजेंसियां हैं जो शामिल है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC, और इनके बारे में पता भी होना चाहिए, इनका गठन कब किया गया था, किसके अंतर्गत आती हैं, ये क्या काम करती हैं। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS भी होंगे, कॉमन सर्विस सेंटर भी होंगे इसमें, और SFAC लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ भी होंगे। और इसमें कुछ प्रमुख पहले भी होंगी, जैसे कि आधार हो गया, CSC हो गए, डिजी लॉकर हो गया, और यहाँ पर डिजी सेवक हो गया, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो गया। इसके अंतर्गत जो पंचायतें होती हैं वहाँ तक जो नेटवर्क होता है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, उसकी पहुंच सुनिश्चित करना, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। और इसके तीन चरण स्टार्ट किए गए थे, जो अभी हाल ही में तीसरा चरण यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, 3-4 लाइन। जैसे कि CERT-IN है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है के लिए उत्कृष्टता केंद्र और साइबर सुरक्षता आदि केंद्र भी इसमें शामिल होंगे, मतलब कि और भी इसमें ऐसे पहले हैं जो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है इसमें
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई मतलब कि जो प्रोत्साहन संबंधित योजना 2.0, इसको भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोत्साहन, इंसेंटिव का मतलब होता है जो प्रोत्साहन किया जा रहा है 2.0 फॉर इट हार्डवेयर के लिए। अब इसमें यहाँ पर 27 विनिर्माताओं को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में 27 जो विनिर्माता हैं जो यहाँ पर इससे रिलेटेड काम करेंगे, उनको मंजूरी दे दी गई है 27 विनिर्माताओं को। आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोत्साहन से संबंधित जो प्रोत्साहन उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन पीएलआई 2.0 के तहत 27 विनिर्माताओं को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। घरेलू स्तर पर जो विनिर्माण किया जा रहा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर जो भी चीजें बनाई जाती हैं, विनिर्माण किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश को आकर्षित करना है। जो मूल्य श्रृंखला है उसमें अधिक निवेश भी उसमें आकर्षित करना है कि और ज्यादा से ज्यादा इसमें किया जाए निवेश। योजना का प्रकार कैसा होगा, क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्रक होगा। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं वो होती है जिसमें 100% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मतलब केंद्र सरकार की होती है। 100% हिस्सेदारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, केंद्रीय सरकार की होगी, वो केंद्रीय क्षेत्रक प्रकार की होगी। और जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें जो मैदानी राज्य होते हैं उनके लिए अलग होता है, और पहाड़ी क्षेत्र और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए आवंटन अलग अलग होता है। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों के लिए देख लें, उसमें होता है 60:40 रेशो का होता है, मतलब कि जो 60% होगा वो तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी उस योजना में, और 40% जो होगी वो होगी राज्य सरकार की, स्टेट की। जैसे कि अब कोई योजना है केंद्र प्रायोजित है और केंद्र सरकार के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है, लेकिन है केंद्र प्रायोजित, और तो उसमें उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया उस योजना को, तो उत्तर प्रदेश की जो उसमें हिस्सेदारी होगी वो 40% होगी, और 60% जो होगी वो केंद्र सरकार की होगी। इसी टाइप से अगर यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों का और जो हिमालयी राज्य हैं उनका हम देखें तो उसमें होता है 90:10 का, मतलब जो 90% होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय सरकार की हिस्सेदारी होगी, और 10% जो होगी हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी। तो इसमें यहाँ पर यह योजना का प्रकार, प्रोत्साहन की अवधि क्या होगी, इसमें 6 वर्ष होगी। योजना की जो अवधि होगी वो 6 वर्ष होगी। परियोजना प्रबंधन एजेंसी जो होगी इसमें जो इसका मैनेजमेंट करेगी इस योजना का, वो होगी IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। और इसके जो उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर घटकों या सब असेंबली के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करके देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करना है। जो सप्लाई है देश के भीतर उसको क्या करना है, विकसित करना है। और जो घरेलू स्तर पर जो विनिर्माण किए जाते हैं उनको बढ़ावा देना है, उनका विस्तार करना है और मजबूत बनाना है। जैसे कि यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबंध जो प्रोत्साहन पीएलआई 2.0 योजना है उसमें पीएलआई 1.0 की तुलना में प्रोत्साहन राशि है इसमें जो व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा पीएलआई 1.0 की तुलना में पीएलआई 2.0 में डबल कर दिया जाएगा। और यह योजना अवधि क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन पीएलआई 1.0 2021 में शुरू की गई थी। 2021 में पीएलआई 1.0 शुरू की गई थी, और इसमें जो परिव्यय होगा पीएलआई 1.0 की तुलना में पीएलआई 2.0 में डबल होगा, मतलब कि 2 गुना होगा। अब यहाँ पर इसी आवेदकों के लिए प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है। आवेदकों को, जो आवेदक होते हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। यह देश में आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए लंबी अवधि भी प्रदान करती है, आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए। और इसमें 3 श्रेणियां भी आवेदकों की शामिल होंगी। वो क्या क्या होंगी, वैश्विक कंपनियां भी होंगी इसमें, हाइब्रिड, वैश्विक और घरेलू कंपनियां। हाइब्रिड का मतलब क्या है, वैश्विक भी और घरेलू कंपनियां, और घरेलू कंपनियां वैश्विक हो गई। हाइब्रिड का मतलब दोनों कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं मिलकर, और या घरेलू भी शामिल हो सकती हैं। और इसके लक्षित क्षेत्र जो होंगे जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसीज और सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। USFF PLI 2.0 योजना में सेमीकंडक्टर डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट
विनिर्माण और पैकेजिंग को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें ये घटक सभी शामिल होंगे, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन होते हैं वो भी, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो भी, और जो पैकेजिंग होगा उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें पात्र उत्पाद कौन कौन से शामिल होंगे? भारत में जो विनिर्मित वस्तुएं जैसे कि टारगेट सेगमेंट, उसके अंतर्गत शामिल किए गए उत्पाद होते हैं। एक तो विनिर्मित वस्तुएं और टारगेट सेगमेंट, इसके जो अंतर्गत शामिल किए गए उत्पाद हैं कौन कौन से? जैसे कि टारगेट सेगमेंट के उत्पादों की बिक्री पर और प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीटी के लिए। अब आर्थिक प्रोत्साहन क्या है? इसमें 5% का दिया जाएगा आर्थिक प्रोत्साहन, वो भी वर्ष पर निवल वृद्धिशील बिक्री पर। जो आधार वर्ष होगा, जैसे कि 2011 2001 आधार वर्ष है, तो उसके आधार पर इसमें क्या होगा? वृद्धिशील बिक्री पर जो बिक्री होगी उस पर 5% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब इसकी निगरानी कौन करेगा? यहाँ पर EGOS, मतलब कि जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह है, उसके द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय की योजनाएं जो सुर्खियों में रही हैं। अब यहाँ पर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना इसको कब शुरू किया गया था? यहाँ पर PMJDY, इसको 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उद्देश्य यही था कि जिन लोगों के बैंक में अकाउंट नहीं है उनको भी शामिल करना, मतलब कि वित्तीय समावेशन। इसका जो उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, जो वित्तीय में सभी शामिल नहीं है उन लोगों को भी इसमें शामिल करना था, और इसमें ओवरड्राफ्टिंग की भी सुविधा दी गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना में। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के क्या हो गए? 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पर योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं, वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत और जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा एवं पेंशन। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भारत का नागरिक है और USA में गया, वहां पर जो भी वो कमाकर हमारे देश में भेज रहा है, जो भी कमाकर यहाँ पर भेज रहा है हमारे देश में, तो उसी को ही बोलते हैं रेमिटेंस। अब यहाँ पर रेमिटेंस, ऋण, बीमा एवं पेंशन तक पहुंच को सुनिश्चित करना। अब रेमिटेंस में नंबर फर्स्ट कौन है? भारत ही है। ये योजना का उद्देश्य हो गया। अब इसमें जो ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा दी गई थी वो 10,000 रुपए दी गई है। अब बीमा दुर्घटना क्या है? दुर्घटना बीमा वो कितना है? 2 लाख रुपए तक है। अब फोकस क्या होगा? प्रत्येक ऐसा वयस्क जिसका बैंक में खाता नहीं है। तो इसका उद्देश्य यही है, फोकस जो होगा उन लोगों पर होगा जिनका अभी तक बैंक में खाता नहीं है, उन लोगों का खाता खुलवाना और वित्तीय समावेशन की धारा में उसको शामिल करना है। इसके अन्य उद्देश्य देख लेते हैं। वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना है। लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। अब यहाँ पर बता दिया है कि 2014 में इसको शुरू किया गया था। ये वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का, वैसे इसमें वित्तीय समावेशन का करना है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। PMJDY, ये इसमें क्वेश्चन आ भी चुका है। आई थिंक 2015 या 16 में इसमें क्वेश्चन आया था, उसके तभी आया था जब ये योजना को लॉन्च किया हुआ है। बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। बैंकिंग सेवा से जो वंचित लोग हैं उनको बैंकिंग सेवा से जोड़ देना। वंचित लोग वो होते हैं जिन लोगों को जो सेवा उपलब्ध है लेकिन उन लोगों को वो सेवा नहीं मिल पा रही है, उनको बोलते हैं वंचित। जैसे कि कोई भी आदमी है और वो शोरूम में गया, उसको कोई चीज पसंद आ रही है लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा, चीज है लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा, तो क्या हो गया? उस चीज से वो वंचित हो गया। बुनियादी बचत बैंक जमा BSBD खाता खोलना, जिसके लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया KYC में छूट, eKYC कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज शुल्क की सुविधा। तो इसमें जो खाता खोले जा रहे थे वो कैसे? जीरो बैलेंस पर खोले जा रहे थे। और यहाँ पर न्यूनतम कागजी प्रक्रिया, मतलब कि इसमें ये नहीं, जब खाता खोलने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ, लेकिन इसमें क्या था? न्यूनतम कागजी प्रक्रिया थी। और KYC नो योर कस्टमर, इसमें भी छूट थी, और eKYC में भी, और कैंप मोड में खाता खोलना, मतलब कि जल्दी से खाता खोल देना है, और वो भी जीरो बैलेंस पर, जीरो चार्ज पर खाता खोलना। वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, जो वंचित हैं, तो इनमें जो वंचित हैं उनको ही क्या किया जा रहा है? आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा रही थी। अब इसमें क्या है? भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड
जारी करना, इसमें डेबिट कार्ड भी जारी किए गए थे, क्रेडिट कार्ड ने डेबिट कार्ड, स्वदेशी डेबिट कार्ड। अब साथ में 2 लाख रुपए के शुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान किया गया था, 2 लाख रुपए का निःशुल्क, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना, जो भी वंचित लोग हैं उन लोगों को वित्त प्रदान किया जा रहा, मतलब कि वित्त का मतलब है पैसे उपलब्ध किए जा रहे हैं, प्रदान किए जा रहे हैं। सूक्ष्म बीमा उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, मतलब कि जो भी सीमित कर दी गई है सीमा पैसे निकालने के लिए, उसके बाद भी 10,000 रुपए की इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा थी। माइक्रो पेंशन एवं माइक्रो क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद भी हैं। अपनाए गए दृष्टिकोण क्या है इसमें, जैसे कि खोले गए नए खाते, ऑनलाइन खाते, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके 6 स्तंभ में क्या क्या है, बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होते हैं, वो होते हैं जहां पर कोई भी निर्धारित आय नहीं होती है कि वो कितना कमा रहा है, कभी तो उसका ठेला लग गया और कभी उसका ठेला नहीं लगा, तो वो होता अनऑर्गेनाइज्ड, जिसकी कोई भी पता नहीं है कि हाँ वो कितना कमा रहा है। प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता और माइक्रो इंश्योरेंस भी होगा। इसमें जो बीमा होगा माइक्रो इंश्योरेंस वो भी किया जाएगा इसमें। और इसका यहाँ पर पढ़ ही लिया है हमने कि जो KYC है उसमें भी इसमें छूट दी जाएगी और न्यूनतम कागजी कार्यवाही की जाएगी। और इसमें जो बीमा किया जाएगा वो 2 लाख रुपए तक के लिए इसमें बोल दिया है। ओवरड्राफ्टिंग की भी सुविधा बोल दी है इसमें। और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष इसमें कर दी गई है। यहाँ पर ये बन सकता है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या 62 वर्ष है, तो इसमें कितनी है 65 ईयर्स है। अब यहाँ पर इसमें बोला है जनधन दर्शक ऐप। ये जनधन दर्शक ऐप किससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से ही ये रिलेटेड है। नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। जो नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म है यह देश में बैंक शाखाओं, ATM बैंक मित्रों, डाकघर जैसे बैंकिंग एच पॉइंट्स का पता लगाने में भी सहायक होगा, जो जनधन दर्शक ऐप होगा। तो इसमें ये फैक्ट है, इसमें इतना समझने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर PMJDY जो खाता धारक पात्र होंगे, कौन कौन होगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री खाता धारक जो पात्र होंगे वो कौन कौन इसमें खाता खुलवा सकता है इसके जरिए 0 बैलेंस पर। यहाँ पर है जो DBT के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जैसे कि यहाँ पर LPG है, LPG में भी क्या कर दिया, DBT कर दिया है। DBT मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। अब इसमें कोई भी मतलब कि विदाउट DBT के पैसे नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट, जिसको भी जो भी बेनिफिट लेने वाला है उसके ही खाते में रुपए पहुंचेंगे, वो लोग इसमें शामिल होंगे, वो लोग खाते खुलवाएंगे इसमें। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो भी होगा वो इसमें शामिल होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके लिए भी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट जो मुद्रा एक योजना है जो 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक है, मुद्रा योजना, 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। और इसमें अटल पेंशन योजना भी है, APY। इसमें नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये एक भाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक भाग है। और इसको 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन ये सुर्खियों में क्यों रही है इसको देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया तिमाही के लिए। जो ब्याज दर है जो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि के लिए जो 10 वर्ष से छोटी बच्चियां होती हैं इसमें उनके खाता खोले जाते हैं। और इसमें एक राशि होती है, 1 वर्ष के लिए 250 जो मिनिमम है 250 रुपये जमा करने पड़ते हैं 1 साल में। और इसमें जो ब्याज दिया जाएगा उस पर 8% से बढ़ाकर 8.2 कर दी गई है वित्त मंत्रालय ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। जो बालिकाएं होती हैं उनका इसमें कल्याण
करना है। और इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक भाग है। इसमें लाभार्थी जैसा कि बता दिया यहाँ पर, बालिका एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाएं, बालिका के लिए एक परिवार में अधिकतम जो होंगी बालिकाएं 2, एक परिवार में 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। और सीमाएं क्या होंगी, एक बालिका के नाम पर केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। इसमें बैंक में खाता खोला जाते हैं, जैसे कि उसमें एक वर्ष में 250 रुपए जमा ही करने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पर बताया हुआ भी है कि कितने रुपए यहाँ पर जमा करने पड़ते हैं। बालिकाओं के लिए एक लघु निवेश विकल्प प्रदान करना, निवेश के लिए उनके लिए इन्वेस्ट करना उसका एक विकल्प हो जाएगा। जैसे कि 10 साल से पहले उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाएंगे और फिर बाद में जो भी अगर कुछ भी काम करना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ भी और काम करना चाहती है तो उसमें लगाया जा सकता है और टाइम होने से पहले भी उसको निकाला जा सकता है, जिसका उपयोग माता पिता द्वारा लड़की की शिक्षा और विवाह के खर्चे भुगतान आदि के लिए किया जा सकता है। जो भी वो निवेश होगा, जो भी थोड़ा थोड़ा करके उसमें जमा किया जा रहा था, न्यूनतम 250 रुपए होने ही चाहिए 101 साल में। अब यहाँ पर इसकी योजनाएं, खाता खोला जाएगा जैसे कि डाकघरों में, वाणिज्यिक बैंकों के सूचित शाखाओं में भी खोला जा सकता है। जैसे कि डाकघर हो गए, वाणिज्यिक बैंक हो गए, एक तो होते हैं वाणिज्यिक बैंक और एक होते हैं अनुसूचित बैंक भी होते हैं वो भी। और यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों में इसमें बता दिया है कि डाकघरों में, वाणिज्यिक बैंकों में और जो अधिसूचित शाखाएं उसमें खोला जाएगा। प्रति परिवार अधिकतम खाता जो होगा, एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाएगा और एक परिवार में लगभग अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम पर। इसमें ऊपर बता भी दिया है कि एक बालिका के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि खाता ही खोला जाएगा और एक परिवार में केवल अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए, अधिकतम है ये तो 2 बालिकाओं के लिए ही खोला जा सकता है जो सुकन्या समृद्धि खाता होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, लड़कियों की शिक्षा और विवाह पर होने वाले व्यय के लिए बचत की जा सकती है। समय से पहले जमा राशि भी निकाली जा सकती है। यहाँ पर ये बोला है जमा राशि पर उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है। अब इसमें बोल भी दिया है 8.2%, पहले 8 था और अब 8.2% के लिए बोल दिया है। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत इसमें छूट भी प्राप्त है। जो आयकर अधिनियम 1961 है उसकी 80C जो धारा है उसमें छूट भी प्राप्त है। न्यूनतम इसमें जो किए जाएंगे 250 रुपए किए जाएंगे और अधिकतम एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए भी जमा किए जा सकते हैं इसमें। और 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के नाम पर है। इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा ये यहाँ से, क्या एक वित्त वर्ष में न्यूनतम कितने रुपए किए जाएंगे और अधिकतम रुपए कितने किए जाएंगे। और ये जो वर्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के जो बेटियां होंगी उनके नाम पर किया जाएगा। इसमें यहाँ पर है जुड़वा 3 बच्चों ट्रिपलेट्स के लिए छूट भी दी गई है। प्रथम या दूसरे प्रसव में जुड़वा या 3 बच्चों ट्रिपलेट्स के जन्म की स्थिति में 2 से अधिक बालिकाओं के नाम पर भी सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। अगर वो ट्रिपलेट्स हैं, जैसे कि जुड़वा है 3 बच्चों में से 3 बच्चों के जन्म की स्थिति में 2 से अधिक बालिकाओं के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है। अब यहाँ पर हालांकि यदि पहले प्रसव में ही 2 से अधिक लड़कियां जन्म लेती हैं, पहली बार में ही अगर कोई भी माता है उसके पहले ही बार में 2 बेटियों को जन्म हुआ तो जुड़वा 3 बच्चों जैसे ट्रिपलेट्स के बाद जन्मी लड़कियां सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगी। अकाउंट पोर्टेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पर SSY खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर बैंक से दूसरे डाकघर बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। अकाउंट पोर्टेबिलिटी का मतलब है एक खाते, जैसे कि एक बैंक है उससे दूसरे बैंक में, एक डाकघर से दूसरे बैंक से, मतलब कि डाकघर से बैंक में भी, बैंक से डाकघर में या बैंक से बैंक में भी उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ये अकाउंट पोर्टेबिलिटी का मतलब है। और यहाँ पर सुकन्या समृद्धि के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सुकन्या समृद्धि जैसे कि यहाँ पर इस योजना का जो लाभ होगा, 10 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद बालिका स्वयं भी खाते का संचालन कर सकती है। यहाँ पर बोला हुआ है 10 वर्ष की हो जाती है अगर वो बालिका, उसके बाद भी वो उस खाते को स्वयं संचालन कर सकती है, मतलब कि जारी रख सकती है। और भारत में ये कहीं भी हस्तांतरणीय है, कहीं भी, जैसे कि कोई दिल्ली में रह रहा था तो वो यूपी में भी उसको स्थानांतरण कर सकता है।
खाता खोलने के लिए आवेदक जो दस्तावेज होंगे वो क्या क्या होंगे यहाँ पर, जैसे कि सुकन्या, अगर कोई भी बच्ची है उसका हम क्या करते हैं, खाता खोलते हैं, तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, क्या क्या कागज वहां पर लगने वाले हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म, जो फॉर्म मिलेगा वो लेना ही है, और उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पहचान प्रमाण भी होना चाहिए, जो आरबीआई केवाईसी, आरबीआई के अनुसार जो नो योर कस्टमर है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार, और निवास प्रमाण भी होना चाहिए कि वो कहाँ क्या है। इसमें ये दस्तावेज होने चाहिए। और इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो योजना है वो है, ये भी वित्त मंत्रालय की है, यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया योजना स्कीम। अब ये सुर्खियों में क्यों रही है, इसके 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्टैंड अप योजना, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और ये जो योजना है यहाँ पर स्टैंड अप योजना, ये भी आई हुई है योजना, जब ये लॉन्च हुई थी उसके आसपास ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंड अप इंडिया योजना। जैसे कि यहाँ पर ये जो योजना है SC ST और महिलाओं के लिए थी, कि वो अपने जैसे कि स्टार्टअप्स होते हैं उसमें वो स्टार्ट करें और उसमें आगे बढ़ें, उनके लिए थी SC ST और महिलाओं से रिलेटेड। रोजगार का सृजन करने में स्टैंड अप इंडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया था, और इसके क्या हो गए यहाँ पर 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना का जो उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना था इसमें, और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना है, जो स्टैंड अप योजना है। योजना का प्रक्रिया क्या है, इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब कि सेंट्रल सेक्टर्ड है। 100% जो हिस्सेदारी थी इसमें किसकी है, केंद्रीय सरकार की है। और कवर किए गए जो उद्यम है वो कौन कौन से होंगे, विनिर्माण होंगे, सेवाओं, कृषि से संबंध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम जो होते हैं, या तो किस किस में होंगे, जो कवरेज किए गए उद्यम है, एक तो जैसे विनिर्माण हो गया, सेवाएं हो गई, और कृषि से संबंध गतिविधि हो गई, कृषि से रिलेटिव भी सेवाएं हो गई, जैसे कि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि टीचर हो गया वो भी क्या करता है, सेवाएं उपलब्ध कराता है, डॉक्टर हो गया वो भी सेवाएं उपलब्ध करा जाता है। तो सेवाओं से रिलेटेड होगा, विनिर्माण कोई भी सामान बनाए जा रहे हैं, और कृषि से रिलेटेड भी, व्यापार से रिलेटेड भी जो ग्रीनफील्ड उद्यम है वो भी इसमें शामिल होंगे। और कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी, इसमें सिडबी होगी। अब यहाँ पर सिडबी भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिडबी किससे रिलेटेड है। सिडबी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिडबी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इसका गठन कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ये इसका काम क्या क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब योजना के अन्य उद्देश्य क्या होंगे, जैसे कि SC ST या महिलाओं उधारकर्ताओं का विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार क्षेत्र, कृषि से संबंधित या ग्रीनफील्ड, जैसा कि ऊपर यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है। जो इन सब रिलेटेड स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना में। ऋण देने वाली संस्थाएं कौन कौन होंगी, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक होंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं ऋण प्रदान करेंगी। ऋण सुरक्षा, प्राथमिक सुरक्षा के अलावा बैंकों द्वारा तय किए गए CGFSI का जमानत सुरक्षा, कोलेट्रल या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है। ऋण सुरक्षा क्या होगी इसमें, जैसे कि प्राथमिक सुरक्षा के अलावा जो बैंक द्वारा तय किए गए मानदंड होते हैं उनके आधार पर गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाएगा। जमानत या कोलेट्रल मुक्त कवरेज, जो इससे मुक्त कवरेज कौन कौन से होंगे जिनमें ये लागू नहीं होगा। जमानत मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। यहाँ पर जो भारत सरकार है उसने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्थापना की है। हालांकि सरकार योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती, इसमें सरकार कोई ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करेगी। अब इसमें ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी जो रेटिंग श्रेणी है के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी। जो आधार दर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट जो MCLR है वो कितनी होगी, इसमें MCLR प्लस 3% परिपक्वता कॉल जो 10 और प्रीमियम से अधिक नहीं होगी। एक तो MCLR जो इसमें निर्धारित कर देता है RBI की इतने से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता। तो इसमें पहले तो यहाँ पर बैंक करते थे, लेकिन अब इसमें
आरबीआई ने कर दिया है कि इतने से अधिक ऋण नहीं दे सकते, तो इसमें जो बैंक रेट होगी वो और 3% जो परिपक्वता काल वाले प्रीमियम होंगे उससे अधिक नहीं होगी। अब ऋण भुगतान कितना होगा, इसमें अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि के साथ ऋण को चुकाने के लिए 7 वर्ष होगी। इसमें जो ऋण लिया था उसको चुकाने के लिए 7 वर्ष की अवधि होगी, मतलब कि 7 साल में वो ऋण को चुकाना होगा जो ऋण लिया था। अब यहाँ पर स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर क्या होंगे, इस योजना में संभावित उधारकर्ताओं को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए भी परिकल्पना की गई है। सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के रूप में नामित किया गया है। किस किस को, नाबार्ड और सिडबी को। जो नाबार्ड और सिडबी कार्यालय हैं वो स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर होंगे और वो ऋण भी इनको उपलब्ध कराएंगे, आवश्यक सहायता की व्यवस्था भी ये करेंगे। अन्य योजना के साथ जोड़ना, यह योजना केंद्र राज्य सरकार की योजना के साथ जोड़ने कन्वर्जेंस का भी प्रावधान करती है। स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम, इसमें जैसे कि यहाँ पर बैंक शाखा 1 दे दी, 2, 3 और 4। फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रमुख जिला प्रबंधक होगा, ये इससे जुड़े होंगे। और फिर यहाँ पे कनेक्ट सेंटर सिडबी होगा एक तरफ, और एक तरफ होगा जो कनेक्ट सेंटर नाबार्ड। इधर से इधर ये जो प्रमुख जिला प्रबंधक होगा वो यहाँ पर भी इससे लिंक भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। और इसमें क्या क्या होंगे, ये जैसे ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, MSME विकास संस्थान, राज्य SC/ST वित्त एवं विकास निगम एवं औद्योगिक संघ, जिला औद्योगिक केंद्र, कौशल केंद्र और महिला उद्यमी संघ। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मत्स्य पालन और इसमें पशुपालन भी और डेयरी पालन, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है इसके बारे में, और ये सुर्खियों में क्यों रही है, इसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं यहाँ पर, इसलिए ये सुर्खियों में रही है। ये सफलतापूर्वक इसका कार्यान्वयन करते हुए इसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति भारत में मत्स्य के क्षेत्र के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति को लाना। किस किस के लिए, जो मत्स्य के क्षेत्र के संधारणीय है उसका सस्टेनेबल और उसका जो डेवलपमेंट है वो उत्तरदायी तरीके से किया जाए, तो नीली क्रांति को लाया गया था इसमें। और योजना का प्रकार जो होगा केंद्रीय क्षेत्रक की योजना और केंद्र प्रायोजित, ये दोनों प्रकार की योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है और केंद्रीय प्रायोजित भी योजना है। दृष्टिकोण जहां तक संभव हो क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहना चाहिए। क्लस्टर का मतलब है समूह, मतलब कि या तो इसको समूह बनाकर भी इसको सफल बनाया जा सकता है, और ये क्षेत्र आधारित भी दृष्टिकोण होगा, मतलब कि जैसे कि कोई भी क्षेत्र है उसके आधार इस क्षेत्र में ही इसको लागू करना, इस दृष्टिकोण को, इसके लिए भी है। या फिर छोटे छोटे समूह को, जैसे कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, सबको मिलाकर उसको क्लस्टर को पूरा एक जगह मिलाकर इसको सफल बनाना, उसके लिए भी है ये। और इसकी जो अवधि होगी वो क्या है, 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए है जो इसकी अवधि होगी। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। यहाँ पर मत्स्य पालन की क्षमता का बेहतर तरीके से दोहन करना, दोहन मतलब कि उसको प्रयोग करना सही तरीके से हो, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना, जो मूल्य श्रृंखला है वो आधुनिक तरीके से मॉडर्नाइजेशन तरीके से होनी चाहिए। फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार लाना, जो उसकी प्रबंधन, जो मैनेजमेंट हो रहा है फसल कटाई का, उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार करना है। जो फसल कटाई है, फसल कटाई के बाद, अब जैसे कि फसल की कटाई की, जो वेस्टर्न यूपी और पंजाब में फसल कटाई की और जो उसकी पराली होती है उसको जला देते हैं, तो वो क्या होता है, उससे एनवायरमेंट भी प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन तरीके से हर काम को करना है। तो यहाँ पर उसका प्रबंधन करना और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार लाना है। मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना, और ये जो पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर इनसे लिंक कर करके वहां पे क्वेश्चन लिखा जाता है, और इस टाइप से जो पॉइंट से लिखे जाएंगे वो वहां पर
उसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि डायग्राम बना के, जैसे कि 3 चीजें थी किसी में, एक तो यहाँ पे लिख दी, एक यहाँ पे लिख दी, एक यहाँ पे लिख दी, किसी में 4 है तो 4 ऐसे यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख दी। अगर ज्यादा होते हैं तो उसको इस टाइप से लिख दिए जाते हैं जो मेंस में होता है। अब सुदृढ़ मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से मत्स्य पालन प्रबंधन और विनियामकीय फ्रेमवर्क का भी निर्माण किया जाएगा। विनियामकीय मतलब कि उसको रेगुलेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क होगा वो भी किया जाएगा, और प्रबंधन करने के लिए भी। मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय को दोगुना करना, उसमें भी क्या होगा, इसमें सहायता मिलेगी। जो रोजगार को बढ़ावा देना और जो किसानों की आय को दोगुना करना, उसमें भी इसकी हेल्प मिलेगी अगर हम इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अब फोकस क्या है इसके, उत्पादन से लेकर उपभोग तक विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला और मत्स्य पालन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, सभी तरीके से विकास करना। जो मत्स्य पालन क्षेत्र है उसका सर्वांगीण विकास करना, जो फोकस एरिया होगा वो ये है। PMMSY के लिए जो निवेश होगा वो कितना है, 42% है। मत्स्य पालन की अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित सुविधाओं का निर्माण, जो मत्स्य पालन है उसमें जो भी, जैसे मत्स्य पालन है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा और अपग्रेडेशन के लिए निर्धारित किया जाएगा। स्वच्छ सागर योजना क्या है यहाँ पर, जैसे कि स्वच्छ सागर योजना, स्वच्छ रखना है, सागर जो होगा उसको हमें क्या रखना है, स्वच्छ रखना है, उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि जैव शौचालय होते हैं उसको बढ़ावा देना है, मछुआरों की जहाजों के लिए बीमा कवरेज भी देना है, और यहाँ पर मत्स्य पालन संबंधी प्रबंधन के लिए जो योजना होती है वो भी, और ट्रेंडिंग मार्केटिंग भी, मछुआरों और संसाधनों का सर्वेक्षण भी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डेटाबेस का निर्माण करना, ब्रूड बैंकों का राष्ट्रीय नेटवर्क, मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण ब्रूड मछली के स्रोत, चयन, पालन पोषण, इन सब पे इस पे राष्ट्रीय नेटवर्क है ये इसका। अब यहाँ पर PMMSY के लक्ष्य क्या होंगे, अब यहाँ पर बोला है कि जो मछली उत्पादन है उसको बढ़ाकर यहाँ पर बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना है। यहाँ पर जो मछली उत्पादन है उसको कितना बढ़ाना है, 22 मिलियन मीट्रिक टन करना है। कृषि सकल मूल्य संवर्धन, जो वर्धन है, मूल्य वर्धन GVA है। एक तो GDP होता है, GDP होता है, और एक होता है GVA। GDP मतलब कि ये आधार वर्ष पे देखी जाती है, और ये जो होती है ये आधार वर्ष पे नहीं देखी जाती। जैसे कि एक वर्ष है उसमें अभी हाल ही में कितना वर्ष जो रिसेंटली हुआ है प्रेजेंट में, वही होता है ये GVA में। मत्स्यान क्षेत्र के GVA के योगदान को बढ़ाकर 9% करना है। अब यहाँ पर निर्यात संबंधी आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ करना है। पोस्ट हार्वेस्ट होने वाले नुकसान में लगभग 10%, वर्तमान में 25% की कमी भी करना है। जो भी नुकसान होता है वर्तमान में 25%, और इसमें लगभग 10% की कमी करना है। वर्तमान में कितना 25% है, और लेकिन नुकसान को इसमें लगभग 10% की कमी करना है। मछुआरों और मछली पालकों की आय दोगुनी करना है। अब इसमें एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क भी शामिल होंगे, एक्वा पार्क भी। केंद्र प्रायोजित घटक के लिए जो फंडिंग पैटर्न होगा वो क्या होगा, 90-10 का और 60-40 का होगा। और प्रमुख पहले क्या होंगे, जैसे कि मत्स्य संपदा जागृति अभियान, पूरे भारत में पहुंच बढ़ाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो सुनिश्चित किए जाएंगे अभियान, जागरूकता बढ़ाई जाएगी। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम भी होंगे जो मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भी होंगे इसमें, और इसके लिए क्या होगी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो होगा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और इसमें क्या क्या होंगे, यहाँ पर जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम भी होगा जो सेकंड है। और पैनियस इंडिकस भारतीय सफेद झींगा का आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम जो चरण 1 था, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवांशिक सुधार सुविधा भी स्थापित करना है झींगा के लिए। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी कौन सी योजना है जो सुर्खियों में रही है और क्यों रही है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है, उसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एक ऑडिट, मतलब कि जो एक लेखा जोखा जो रिपोर्ट है किस पे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर उसको सौंपा है।
अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, यूएचसी के दृष्टिकोण को साकार करना, मतलब कि जो स्वास्थ्य कवरेज है, हेल्थ से रिलेटेड सभी लोगों तक पहुंच हो, वो सुनिश्चित करना है इसमें। और योजना का जो प्रकार होगा वो केंद्र प्रायोजित है, मतलब कि इसका जो लागू करेंगे वो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों ही भागीदारी होंगे। और लक्ष्य 12 करोड़ परिवार, शुरुआत में इसके तहत केवल 10.74 करोड़ परिवार को ही कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जब ये योजना 2018 में लॉन्च की गई थी झारखंड के रांची में, तो इसमें जो था 10.74 करोड़ परिवार ही थे जो कवर किया गया था। लेकिन अब क्या है, इसमें 12 करोड़ परिवार है। घटक क्या है इसमें? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके ये घटक है, कंपोनेंट है। अब प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ये क्या क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, जैसे कि रोकथाम, सहायता और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करते हुए, रोकथाम भी करेगा, सहायता भी करेगा और एम्बुलेटरी देखभाल को भी कवर करेगा। ये इसमें व्याप्त समस्याओं का भी समाधान किया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, गरीब और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको वित्तीय बोझ को कम करना है। इसका जो उद्देश्य है, गरीब कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले जो वित्तीय बोझ है उसको कम करना था। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को, जो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हैं, जो गरीब लोग होते हैं, कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उन तक जो स्वास्थ्य सेवाएं उनकी पहुंच नहीं होती, तो उसको भी यहाँ पर सुनिश्चित करना था। और पृष्ठभूमि क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा पर इसको आरंभ किया गया था। और लाभ क्या है इसमें? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल CPHC प्रदान करने हेतु 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र सृजित किए जाएंगे। इसमें कितने केंद्र? 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र थे, जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, जो प्राथमिक देखभाल और माध्यमिक, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वो होता है, जैसे कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में तो उससे रिलेटेड होगा। ये सार्वभौमिक है और उपयोगकर्ताओं के लिए भी कैसा है? निःशुल्क होगा। फोकस क्या होगा इसमें? जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे और यहाँ पर जैसे कि लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना है। वित्त पोषण क्या होगा? इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के माध्यम से किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? PMJAY, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना NHPS, पूर्ववर्ती जो पहले की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? यहाँ पर PMJ कर दिया गया था 2018 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है कि क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है? हम सोच लेंगे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, USA भी है, चीन भी है, तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और HW के माध्यम से CPHC क्या है यहाँ पर? जैसे कि विस्तारित सेवा वितरण होगा इसमें, और देखभाल की निरंतर टेली स्वास्थ्य रेफरल भी होगी। HR और मल्टी स्किलिंग का विस्तार होगा इसमें। सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य संवर्धन होगा। ज्ञान कार्यान्वयन के लिए भागीदारी होगी। मजबूत IT सिस्टम भी होगा। वित्त पोषण प्रदाता भुगतान सुधार भी होगा। और लाभार्थी कौन कौन होंगे यहाँ पर? और जो लाभार्थी का चयन किया जाएगा, जो सेंसस है 2011 का, उसके आधार पर किया जाता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना 2011 SECC 2011 के माध्यम से किया जाएगा। वे परिवार भी इसमें शामिल होंगे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, लेकिन वे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का हिस्सा नहीं बने थे। वो भी इसमें शामिल होंगे। जो किसका हिस्सा है? वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का हिस्सा है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, जो 2011 का SECC है। कार्यान्वयन होगा उसकी 3 विधियां होंगी, मतलब 3 तरीके होंगे यहाँ पर, जैसे कि बीमा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के लिए बीमा कंपनी का प्रीमियम भुगतान करती है। जो कंपनी होगी प्रत्येक पात्र परिवार के लिए बीमा कंपनी जो होगी प्रीमियम का भुगतान करेगी। प्रीमियम का मतलब है कि पहले से ही हमें जैसे कि उस पर 3% का हो गया, 5% का हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर बैंक में जमा करते रहने पड़ते हैं। जैसे कि आश्वासन हो गया SHA, सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति करता है। मिश्रण उपयुक्त का दोनों
मिश्रण होगा, जैसे कि बीमा और आश्वासन और विश्वास दोनों का मिश्रण होगा। कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी इसमें, यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी होगी, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। इसमें 3 टाइप्स की है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं। यह एक स्वायत्त निकाय होगी, ऑटोनोमस बॉडी होगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होंगे वही इसकी अध्यक्षता करेंगे और यह एक ऑटोनोमस बॉडी होगी। राज्य स्तर पर एक द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA, जो राज्य स्तर पर होगा वो कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसकी अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी होगा। जिला स्तर पर इकाई जो होगी, जिला कार्यान्वयन इकाई होगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जिले के DC DM, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर पारदर्शिता, इसमें पारदर्शिता भी होगी। लाभार्थी के लिए जो सत्यापन के 4 तरीके होंगे, जैसे कि आधार भी होगा, आधारित KYC, फिंगरप्रिंट भी, आइरिस स्कैन भी, चेहरे का प्रमाणीकरण, उसके आधार पर होगा लाभार्थी को जो लाभ दिया जाएगा। NHE द्वारा जारी की गई जो विसल ब्लोअर नीति है, विसल ब्लोअर नीति, ये तो पता ही होगा सबको। राज्य में औचक निरीक्षण करने, जुर्माने लगाने, पैनल से हटाने आदि के लिए एंटी फ्रॉड सेल भी होंगे इसमें। और जो अन्य पहले होंगे, जैसे कि आयुष्मान भव अभियान, वो भी, और आयुष्मान क्या है यहाँ पर आपके द्वार 3.0, यहाँ पर आयुष्मान मेले और आयुष्मान सभा, जो प्रत्येक गांव और पंचायत में होंगे। प्रत्येक गांव और पंचायत में आयुष्मान सभा भी होंगी। अब इसके लाभ किस किस को पहुंचेगा, जैसे कि प्रति परिवार प्रति वर्ष, एक परिवार में एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, एक वर्ष में 5 लाख रुपए का। अप्रैल 2020 से कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों के उपचार को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और योजना के जो लाभ होंगे पूरे देश में पोर्टेबल होंगे, मतलब कि वो कहीं भी लाभ ले सकता है, या तो निजी अस्पताल में भी ले सकता है, सरकारी अस्पताल में भी ले सकता है, पोर्टेबल है। यहाँ पर यह सेवा सभी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता EHCPS के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी। परिवार के आकार या आयु पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिवार का जो आकार होगा, कितने लोग होंगे, इसमें कोई भी सीमा नहीं है और आयु पर भी कोई सीमा नहीं है। बस ये बोला है प्रति परिवार होना चाहिए और एक वर्ष में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर जो कवर होगा वो प्रदान किया जाएगा। इसमें ना तो परिवार का आकार बताया है और ना ही आयु बताई गई है कि कितने आयु का होगा। ये बच्चा भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बुढ़ा भी, वृद्ध भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सभी पूर्व मौजूदा स्थितियां पहले दिन से ही संचालित हो जाएंगी। तकनीकी रूप से संचालित कैशलेस और पेपरलेस लेन देन को सक्षम बनाता है। इसमें क्या होगा, सब कुछ डिजिटलाइज्ड होगा, कैशलेस होगा, सब कुछ पेपरलेस होगा, पेपर में कुछ भी नहीं होगा। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्चों का कवरेज भी शामिल है। अब अस्पताल में कोई भी आदमी है और वो अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और अस्पताल से आ गया, उसके बाद भी जो 15 दिन के बाद तक का खर्च जो होगा वो भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। और यहाँ पर इसमें दवाएं, परामर्श और नैदानिकीय जांचें भी इसमें शामिल होंगी। दवाएं भी और जो परामर्श दिया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा वो भी क्या होगा, इसमें शामिल होगा।